तो हाँ जी, संजय शर्मा जी, आज कोरोना के कारण बड़ी मुश्किल से आप निकले हैं। जी। और हमने निकले भी क्या, आपको हमने कहीं पे दबोच लिया है। जी। ठीक है। जी। जी। तो दबोच लिया है एक तरह से। जी। लेकिन हम भी चाह रहे थे कि सवाल उठ रहे थे कि संजय शर्मा जी हैं कहाँ कोरोना में। जी। तो हमें मालूम है कि आपकी भी सेहत का जो आपने कारण बताया था, और कोरोना के प्रति आपकी भी गंभीरता और समाज के प्रति कर्तव्य, जी। जी। तो आप भी उसका पालन कर रहे हैं। जी। जी। लेकिन आज दूरी बनाते हुए आपसे हम बात कर रहे हैं। उत्सुकता तो सबको होती है जब जी। आप समाज में काम करते हैं, जी। जी। तो लोग ढूंढते भी उन्हीं को है जिनकी ज़रूरत होती है। तो पहला सवाल तो यही है कि आपकी शख्सियत के बारे में मैं किसी से बात करूं तो वो भी बेमायने है। मुद्दे की बात पे आते हैं कि आज संजय शर्मा को गुस्सा क्यों है और गुस्सा क्यों आता है। देखिए खडूर साहब, आपको मैं बताता चलूं कि संजय शर्मा खुद में एक बहुत शांत और धीर व्यक्तित्व है। ऑलमोस्ट वो गुस्सा बहुत जल्दी करता नहीं है, लेकिन इन हालात में, कोरोना के जो हालात पैदा हुए हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, जो ये महामारी आई है, अब मेरे जैसे व्यक्ति को दिक्कत ये है कि जब आप भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार हैं एक आम व्यक्ति के लिए, जी जी। जब किसी गरीब के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपके पास संसाधन होते हुए उस गरीब को रोटी नहीं मिलती है, या उस गरीब को कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जीवन में, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए जाहिर है मेरे जैसे आदमी का क्रोधित होना एक वो नेचुरल जैसा है। अब मैं मुद्दे पे आऊँगा। जी। आपको लगेगा क्या इस कोरोना के समय में 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं, जी। क्या संजय को हिमाचल सरकार या प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा आया? देखिए, अब जहाँ तक पर्टिकुलर सरकार की बात है, तो मेरा गुस्सा किसी सरकार पर नहीं रहता है, उसकी कार्यप्रणाली पर हो सकता है, वहेनेवर वो सरकार किसी की भी हो। क्योंकि कार्यप्रणाली ऐसा होता है ये है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप मंचों से भीड़ जुटा के बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं, बट वो चीज़ें कभी धरातल पर कभी मतलब बामुश्किल ही उतर पाती हैं। मतलब जो जो जिस अंतिम व्यक्ति की बात की जाती है, वो अंतिम व्यक्ति कभी भी उस तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। एज पर एज फंडामेंटल राइट्स, आपको फूड गारंटी बिल है, आपको खाने का के विषय में कानून है, आपको घर के विषय को लेके, पानी को, बिजली को, ये सारी, या स्वास्थ्य को लेके, या शिक्षा को लेके, जब ये सारी चीज़ें उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही हैं, तो नेचुरली फिर कहीं ना कहीं से सरकार की और व्यवस्था की कार्यप्रणाली उसमें दोषी है, तो उन पर गुस्सा आना जायज़ है। पर हाल ही में अगर हम हिमाचल प्रदेश की तुलना करें, जी। ठीक है ना जी, तो काफ़ी हद तक हमने कोरोना से हिमाचल प्रदेश भी बेहतर, अगर आंकड़ों पे आए तो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहा है और रहेगा भी। जी। जी। लेकिन हाल ही में जयराम ठाकुर ने निर्णय लिया कि टूरिज्म क्षेत्र जो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जी। 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 और हिमाचल के लोग आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन का भी एक इन्होंने लागू किया है जी। कि जी। अगर आएंगे, परमिट तो ख़त्म कर दिए जी। जी। व्यवस्थाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पर्यटकों के लिए हिमाचल को खोलना, जी। जी। क्योंकि वास्तविकता ये भी है कि बिना कार्य से बेरोजगारी भी फैल रही है, जी। 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 काफ़ी हज़ारों की जी। इंडस्ट्रीज जी। आप भी जी। 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 धर्मशाला क्षेत्र से ही हैं, जी। 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 तो लोगों को तो हर जगह, पर कहीं ना कहीं ऐसी भी आवाज़ आ रही है कि होटल इंडस्ट्री भी अभी भी पर्यटकों के प्रति काफ़ी खुल के नहीं आई है। जी। 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 वो भी चाह रही है कि कुछ पल और देख लिए। जी। जी। तो हाल ही में जो ये निर्णय लिया गया है हिमाचल सरकार ने, आपको लगता है कि ये सही समय था? देखिए जी, इस विषय पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है। मेरा जो अपना खुद का मानना है, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हिमाचल जैसे एक पहाड़ी राज्य है, और ये पर्यटक की दृष्टि इसे बहुत ऊपर आता है, जैसे जे.एंड.के जो भी पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड है। मुझे लगता है कि हमें या सरकारों को मात्र पर्यटन व्यवसाय पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि हमें अपने पारंपरिक जो भी
काम थे या जो भी आय के स्रोत थे, अन्य स्रोत थे, उनको 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 दोबारा से जिंदा करना होगा और उस तरफ अब आपकी युवा पीढ़ी का उस तरफ मेंटल सेट करना होगा। भैया अब पर्यटक के, अब कोरोना जैसी महामारी ने अब चलो टूरिज्म खोल दिया जी, अब आप एक बेसिक बात समझ रहे हैं, कौन आएगा? आप टूरिज्म के लिए आपने शर्तें लगाई हैं कि 72 घंटे के अंदर आपका कोविड-19 का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज आपके 4 फैमिली मेम्बर हैं, 5000 आपका एक टेस्ट का लगता है, 20,000 रुपया वो हो गया है। फिर आपको 5 दिन की परमिशन लेनी, होटल का बुकिंग करवाना होगा है? लेकिन अब दिक्कत ये है कि कोरोना की वजह से समाज में इतनी, आपने 100% कैपेसिटी के साथ बसेस चला दी हैं। अब आप एक बात को समझें, अब आम आदमी क्या करे है? आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हो, 100% कैपेसिटी के साथ जब बसेस चलाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग आप कहाँ मेंटेन कर पाओगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसी बात पर जोर दे रहे हैं ना, मोदी जी, की भैया आप सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और ये मास्क वास्क, लेकिन जब इस तरह की तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जहाँ तक टूरिज्म की बात है, होटल, अब कितने लोग आएंगे? अब इसका अब व्यवस्था में इतने सुराख हैं। आपने आए दिनों हिमाचल में भी एक्चुअली कोरोना से इतना प्रभावित नहीं, लेकिन वो कुछ क्वारंटाइन के जो गलत तरीके थे, तो उस वजह से थोड़ा बहुत जो भी स्प्रेड हुआ, लेकिन अभी भी नियंत्रण में है और भविष्य में अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है अभी, क्योंकि मुझे लगता है सरकारें खुद कंफ्यूज है कोरोना को लेके। तो आम आदमी क्या होगा? और मुझे नहीं लगता है कि ये डिसीजन किसी भी तरह से, अब कोरोना टूरिज्म क्या है ये? मतलब आपको अभी तो कोरोना टूरिज्म, अब तो ये कह रहे हैं कि जो पर्यटक आना चाहते हैं उनके लिए तो हमारी, अब पर्यटक कौन, अब मैं बताऊं, आम आदमी कहाँ, पर्यटक कौन आएगा जिसके पास अपने 20,000 रुपये अपना कोविड-19 का टेस्ट क्लियर करवाने के लिए पैसा होगा अपना परिवार का, और 3600 रुपये कम से कम एक कमरे का रेट रखा है होटल का, जो ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब जो ये सारी चीज़ें एफर्ट कर पाएगा वही यहाँ आ पाएगा ना। अब किस तरह के टूरिज्म की बात करें? और सबसे बड़ी बात कि होटलियर में, हिमाचल के होटलियर में अभी इतनी दहशत है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कोरोना किस तरह से उन तक पहुंच जाएगा, तो अभी वो खुद भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए। अब मुद्दे पे आते हैं कि कोरोना से संजय शर्मा के अपने मिशन को क्या फ़र्क पड़ा और कहां तक रुक रहा है और भविष्य में क्या भी सोचा है स्वास्थ्य के मामले में और गरीबों की मदद करने में? कोरोना ने रास्ता रोका है या सोचने के लिए कुछ संजय शर्मा को भविष्य के लिए कुछ समय दिया है? नहीं, अब सोचने वाली बात जहाँ, कोरोना से बहुत सारी चीज़ें, अब आप जो आपका पहला क्वेश्चन था कि गुस्सा आता है, मुझे खुद पर गुस्सा आता है। आज दिन के हज़ारों मैसेज आते हैं मेरे पास, किसी तरह से संदेश आते हैं कि फलां प्रॉब्लम है, लेकिन मैं लाचार हूँ खुद, क्योंकि मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ और नेचुरली मैं, अगर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरा बचना शायद मुश्किल है। अब मेरी लाचारी है कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ तो वहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं कुछ ब्यूरोक्रेट से भी बात करता हूँ फ़ोन पर, तो नेचुरली वो एक टालने वाली, मैं आपको एक वाकया भी थोड़ा समय हो तो बता देता हूँ। अभी व्यवस्था देखिए, अभी एक 2 महीने पहले यहाँ टांडा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट है। वहाँ एक JNK में एक डिस्ट्रिक्ट चंबा से एक सैनिक है, JNK बॉर्डर पर ऑलरेडी, आपको पता, पाकिस्तान के साथ जब से मैं छोटा था तनातन नहीं सुनता आ रहा हूँ। तो वो बेचारा वहाँ तैनात था, उसकी वाइफ का यहाँ प्रेगनेंसी डिलीवरी होना था, तो लास्ट ईयर हुआ था, तो वो उसका गर्भपात हो गया, क्योंकि वो सड़क नहीं थी गांव तक, तो सड़क तक पालकी में पहुंचाते कोई ऐसा झटका लगा जिसके चलते वो गर्भपात। अब क्या हुआ कि अभी 2 महीने पहले ही कोरोना पीरियड में ही, मतलब लॉकडाउन के पीरियड में, टांडा में उसके वाइफ का डिलीवरी हुआ। एक बेटी आए, तो सैनिक जो थे वो JNK बॉर्डर पर थे, और आजकल हालात चारों तरफ से बॉर्डर पर ठीक नहीं है, चाहे आप चाइना बॉर्डर ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, सभी जगह तनाव है। तो होता क्या है कि अब वो फौजी को 2 महीने की बेटी होगी है, छुट्टी मिलती है, पता नहीं कैसे फौजी घर आता है अपनी बेटी को देखने। घर आके पता चलता है कि बिटिया का अभी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है। फौजी 6 दिन टांडा आता रहता है, उधर से JNK से फौज उसे बुला लेती है कि स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है और आप जल्दी रिपोर्ट करें। अब फौजी को 6 दिन टांडा हॉस्पिटल में नचाया जाता है मात्र एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए।
बात मुझ तक पहुंचती है फौजी किसी तरह से। मैं टेलीफोनिकली बात करता हूँ वहाँ पर, उनको बताता हूँ जो भी अधिकारी बैठे, यार शर्म करो हैं। बहुत बड़ी बड़ी सैनिकों के सम्मान की, अपमान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये सम्मान कर रहे हो उसका, हैं? ये सम्मान कर रहे हो उसका। मतलब व्यवस्था, अब फिर व्यवस्था में फिर क्यों ना क्रोध करूं। चलो, आपका ये जो गुस्सा है इससे हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जन कल्याण छुपा हुआ है। हम चाहते हैं कि आपका ये गुस्सा कायम रहे और आप व्यवस्थाओं के खिलाफ चलते हैं। किसी से निजी आपकी दुश्मनी तो नहीं है नहीं, नहीं। मेरा निजी व्यक्तिगत किसी से कोई द्वेष नहीं है। मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कोई फलां ब्यूरोक्रेसी या फलां व्यवस्था में बैठा हुआ अधिकारी मेरा कोई व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत किससे क्या है। तो युवाओं के लिए जाते जाते कोई संदेश, युवाओं को ये है कि अब देखिए, अब मुझे जो पता कोरोना ने आपके अंदर जगाया, ऐसा कुछ विचार। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे अब मुझे पता नहीं कब लोगों ने मुझे संजय शर्मा से बड़का भाऊ, अब बड़का भाऊ एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अब मैं देखिए, मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और पता नहीं, वो तो किसी के बारे में भी पता नहीं होता, लेकिन जब आपको पता है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा एहसास रहता है इस चीज़ का। तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं में ये भावनाएं जागें, वो विचार जागे कि उनके आस पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, कोई दिक्कत में तो नहीं है, ताकि युवा इस चीज़ को समझें और युवा आगे आएँ, और ताकि वो युवा ही उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। चलो, आपके स्वास्थ्य की हम शुभकामना करते हैं। और आज युवाओं को और सबको, समाज को आपकी ज़रूरत है। आज समय की थोड़ी कमी के कारण हम आज आपको इतनी बात कर पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनकाल संदेश की तरफ से आपको हर तरफ से जो आपको लगता है कि आपका जन के लिए संदेश है, पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। जय भारत। जय हिंद।